Sharma, Dr. Shamama, distinguished principals, members of the faculty, ladies and gentlemen. It's my proud privilege to welcome all of you at NIU. Ladies and gentlemen, NIU is your university for your area and for our children. It, in fact, incorporates the best of the East and the West, our heritage, our values, and our value systems. Though steeped in Western values, yet we cherish our Indian heritage. Matra Devo Bhav, Pitra Devo Bhav, and last but not the least, Guru Devo Bhav. At the same time, let me identify the etymology and the syntax of the word Guru. विद्यार्थी जब तपता है तो आचार्य बनता है, और आचार्य जब तपता है आध्यात्म की अग्नि में तो प्रधानाचार्य बन जाता है। प्रधानाचार्य कोई आकस्मिक घटना नहीं है। प्रधानाचार्य बनने के लिए तपश्चर्या और जीवन में सात्विकता का आगमन होता है। इसलिए हम और धन्य हैं कि आपके चरण रज प्राप्त होने का अवसर हमें मिला। इसके लिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम हम सबका। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 75 एकड़ में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एनसीआर एरिया में है। 12 वर्ल्ड क्लास स्कूल्स आपके सामने हैं। प्रमुखतया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारी प्रोफेसर शमामा उसकी अध्यक्षा है, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थीगण विद्यमान हैं। स्कूल ऑफ बिजनेस, मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स, नर्सिंग, बीएड, और आप सबकी शुभकामना रही तो अगले वर्ष से मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ हो जाएगा। ये आपके लिए है, हम सबके लिए है। उद्देश्य शिक्षा को एक गुणवत्ता प्रदान करना। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे विनीत सर भी इलाहाबाद के हैं और मैं भी इलाहाबाद से पढ़ते हैं, लेकिन एक जनरेशन का अंतर। जिस वर्ष मैंने इंटरमीडिएट पास किया उसके एक साल बाद श्री विनीत का जन्म हुआ। हमारे जमाने में लोग कहते थे कि जो बच्चा ट्यूशन लेता है, जो कोचिंग ज्वाइन करता है, बड़ा घटिया बच्चा है। आज के युग में अगर बच्चा ट्यूशन न ले और कोचिंग न ले तो शायद एकेडमिक्स को पार नहीं पा सकता। मेरे जब 65% नंबर आए तो मेरे पिताजी ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में आज भी जीआईसी में लिखा हुआ है। आज अगर किसी बच्चे के 65% आए तो माता पिता डिप्रेशन में चले जाए। सोचेंगे बच्चे का क्या करें, मात्र 65%, आगे इसका भविष्य कितना अंधकारमय होगा। 65% बहुत आगे नहीं देखा। और कुछ हमारे आईटी की व्यवस्था है कि जो हम आज पढ़ते हैं कालांतर में 2 दिन वनडे क्रिकेट। हमारे जमाने में तो 5 डे क्रिकेट होता था, फिर वनडे हुआ, फिर 50-50, 20-20। आज कुछ पढ़ते हैं तो शाम तक वो साफ हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी है। और ये सर मैंने यूपीएससी में भी देखा है, जहां मैं जो हाईएस्ट एग्जामिनेशन, हमारे जब बच्चे आते हैं पूछते हैं कि आपने पीएचडी शेक्सपियर में किया है, कुछ शेक्सपियर याद है आपको? सर इस वक्त याद है। तो कब याद हो? आप केमिस्ट्री में, आपने पीएचडी है, केमिस्ट्री पढ़ा रहे, पीरियोडिक टेबल याद है, अब याद है। तो क्या कारण है कि आखिर आपकी पैदाइश के पहले, मैं कोई बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी नहीं था, एवरेज था, आपकी पैदाइश के पहले जो मैंने पढ़ा वो मुझे आज तक याद है। और आपने जो 1 साल पहले पढ़ा था और 1 साल पहले जो कुछ पढ़ा था सब भूल गए। क्या हमारे टाइम पे ये भी कहते थे कि साहब ये लड़का बड़ा आवारा, चाय पीता है, उपन्यास पढ़ता है, चाय पीता है, उपन्यास पढ़ता है। आज के पैमाने पे तो अगर ऐसा लड़का सिर्फ चाय ही पीता और उपन्यास पढ़ता तो न जाए कि देवी देवता की श्रेणी में आए, अगर सिर्फ इतना ही करता। The whole system has changed. हमारे बच्चों की परवरिश 24 साल जब तक
हमारे जनरेशन में एंगेजमेंट नहीं हो गई। माता पिता एक एक मिनट का हिसाब रखते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसका फोन आ रहा है, किसका फोन जा रहा है, क्या पढ़ रहे हो। रोज सेंसरिंग होती थी। यूनिवर्सिटी से लौटता था पढ़ाने के बाद तो माता जी एक एक चीज की डायरी की स्क्रूटनी और सेंसरिंग करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें नंबर या कोई ऐसी कोई चीज मिल जाए। The 3 ingredients of good schooling were caning, cold bath and bad food। ये अच्छी बात है कि अब ये प्रासंगिक नहीं है, आज ये लीगल भी। टीचर तो छोटे, माता पिता भी बच्चों के साथ तो व्यवहार नहीं कर सकते। मैं अपनी बता दूं, मैं अपने माता पिता को, भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन माता पिता को भगवान के समकक्ष मानता। पिताजी ने तो नहीं, लेकिन माता जी ने सगाई के दिन तक कोई मुरब्बत की हुई मुझे नहीं माना। अब उन्होंने कहा कि अब दूसरी आएगी जो तुम्हें संभालने वाली होगी, अब ये काम उसका है। लेकिन 24 साल तक आप कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। मुझे रेडियो चलाना नहीं आता, ये सब जो। और पिताजी का एक बार बड़े हो जाना, हेलीकॉप्टर खरीद लेना, रोल्स रॉयस खरीद लेना और हमें मत बैठाना। लेकिन 3-4 चीजें शराफत के पैमाने पे यहां होती हैं। इस घर में गर्लफ्रेंड्स का फैशन नहीं है, इस घर में सिगरेट और शराब का फैशन नहीं है, और इस घर में किसी प्रकार की दोस्तबाजी का नहीं है। पेन, सैक्रिफाइस एंड एफर्ट, पेन, सैक्रिफाइस एंड एफर्ट were 3 ingredients in which our schools and homes used to run. Today, if you were to see, the very 3 ingredients are this: pain, sacrifice and effort. पेरेंट्स आते हैं सर, कहते पूछते हैं कि साहब हमारे बच्चे सुनते नहीं। सुनेंगे कैसे? आप वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, आप वो पीते हैं जो नहीं पीना चाहिए, वो देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए, वो करते हैं जो नहीं करते, और बच्चे से चाहते हैं कि आप गौतम बुद्ध हो जाए। कैसे हो जाए? आप अपने माता पिता के लिए लीजिए कि मैं अपने को काफी ठीक ठाक सचरित्र मानता हूं, लेकिन अपने माता पिता के पैमाने पे मैं उनकी पैर की धूल होने के योग्य अपने को नहीं मानता। फौज में जैसे कहते हैं there are no bad soldiers, there are only bad generals, ऐसे there are no bad generals, there are only bad generals। अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आती है, बच्चे की कमी नहीं, ये पढ़ाने वाले की कमी है कि हम उसमें उतना रुचि या हमको समझाने को नहीं आता। एक ही बार हम बच्चे को बुरी करते हैं जब वो कहता है कि मास्टर पाइथागोरस थ्योरम समझ में नहीं आती। समझाएंगे तो हम तब जब हमारी समझ में खुद आया हो। पीरियोडिक टेबल हम तब समझाएंगे जब हमको ही आता हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम तब समझाएंगे जब हमको ही समझ में आता हो। जब हमें ही नहीं आता है तो हम समझाएंगे क्या? ये एक मोमबत्ती दूसरे दिए को तब जलाएगी जब खुद प्रज्वलित होगी। ये बुझे हुए चिराग दूसरों को क्या जलाएंगे? अपनी ही खैरियत पर आएंगे। लेकिन आज के युग में जो अपॉर्चुनिटीज बच्चों के पास, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई लिखाई दी जाती है, वो एक बहुत ही उन्नत स्मार्ट क्लासरूम्स, ये सब चीजें सोची कर सकती है। इंटरनेट, IT enabled classes, PowerPoint presentations on CDs, ये सब आपके क्लासरूम में सर यहां मौजूद है। हमारे मैनेजमेंट ने इंटर कॉलेजेस के साथ और स्कूल्स के साथ ये टाई अप किया है कि हम डिबेट्स करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहन इस बात का देंगे कि वो आगे आए और प्रासंगिक विषयों पर वाद विवाद करें, चिंतन करें, मनन करें और अपने निष्कर्ष से हमको अवगत कराएं। उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बच्चों को देंगे। NIE स्कॉलरशिप के हम टेस्ट करेंगे, जिससे कि जो बच्चा प्रतिभाशाली है, धनाभाव के कारण उसकी विद्या और उसका स्वाध्याय प्रभावित ना हो। और इसमें आप सबका निरंतर आशीर्वाद और सहयोग की हमें आकांक्षा थी और बनी रहेगी। ये यूनिवर्सिटी आपकी है। आप अगर देखेंगे कि 75 एकड़ में फैली लाइब्रेरी आपके सामने है। भोजनोपरांत जो भी आप में से कोई भ्रमण करना चाहे उसका स्वागत है, वरना जब कभी आप आना चाहें, यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट में उत्कर्ष जी हैं जो कि रणजी प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं। हमारे बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय बच्चे हैं, कई देश के बच्चे, फैकल्टी में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टीज हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स, ये हनी सिंह नाइट, ये इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे यहाँ निरंतर होते रहते हैं।
इंडस्ट्री विजिट, पार्लियामेंट विजिट्स, अभी तक का हमारा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड 100% है। आपकी शुभकामनाओं की वजह से हम बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाते हैं, सिर्फ उनको एकेडमिकली ओरिएंटेड नहीं करते हैं। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, अ मैनेजर ऑफ टुडे इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी। हम वैसा बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि रेलेवेंट हो इंडस्ट्री के। और हमारे कहते थे ना, मैनेजर क्या है? एक अच्छा मैनेजर वो है जो वक्त के साथ अपने को बदले। अगर मैं डीजीपी था तो तब के नेतृत्व के गुण अलग थे, आज नेतृत्व के गुण अलग। लेकिन अगर मैं चाहूं कि उसका निरूपण आज कर लूं, तो जिसने प्याला गिराया है तो पहले तो इसको फायरिंग स्क्वाड के सामने डाल, पहले इसको ले जाओ, इसकी हड्डी अलग, पसली अलग, और इसकी हड्डी टूटने की चरमराहट इसके माता पिता को सुनाई, लेकिन वो शिक्षा जगत को नहीं चलती। तो जैसा हो देश वैसा हो देश, और जैसे हो देवता वैसा होना चाहिए पूजन। इन्हीं बातों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों का नैसर्गिक डेवलपमेंट, अपने बच्चों का मार्गदर्शन हमने किसी प्रकार किया है, वो भी होगी। आपको जान के खुशी होगी कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज की 150वीं वर्षगांठ के आयोजन में हमारे यहाँ उनका क्रांति रथ है। तमाम प्रतिस्पर्धाओं के बावजूद नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को उपयुक्त माना गया कि वो रथ स्वामी जी का यहाँ आया। हमारी डॉक्टर शमाबा मैम तमाम बच्चों को लेकर के, फैकल्टी को लेकर के उसका स्वागत किया और उसकी विदाई की। स्वामी जी ने आकर के बच्चों को संबोधित किया, उनके संस्कारों को मजबूत किया। यहाँ पर मैं अपने बच्चों को, अगर आप ये कहते हैं कि माता पिता और गुरु का समावेश हो, तो आपके समक्ष वो रोल मॉडल बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बना तो नहीं लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि माता पिता गुरु अगर मिला दें तो वाइस चांसलर वही। लेकिन मेरे माता पिता ने अपने प्यार और आंसुओं से मुझे बहुत स्पॉइल किया, वो हमारे बच्चों को जरूर दे, लेकिन जो हमारे माता पिता ने हमें नहीं दिया वो हमारे बच्चों को भी यहाँ नहीं। और वो है सबसे पहले सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, मादक पदार्थ और हाथ पाथ पकड़ करके फालतू की हरकत करना। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये स्थान विद्या के क्षेत्र में उसका समय आएगा, जब समय आएगा तो माता पिता आप उसकी व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ वाईफाई कैंपस है, लेकिन फेसबुक और कुछ साइट्स जो आप लोग समझ रहे हैं वो हमने ब्लॉक कर, क्योंकि वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। फेसबुकिंग करनी है, अनर्गल साइटों में विचरण करना है तो एनआईयू के कैंपस में नहीं, जहां मन में जाए। हर जगह गली गली एनआईयू के बाहर चुल्लू भर पानी पड़ा हुआ है, अगर डूबना है तो वहां डूबिए, हमारे यहाँ डूबने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीजें हमारे माता पिता ने डिनाई की थी वो हम अपने बच्चों को भी ट्राई करते हैं। किसी भी बच्चे की कोई समस्या, उस समस्या की वो बाद में, पहले हमारी समस्या है, उसका प्लेसमेंट हमारी जिम्मेदारी, उसका वेलफेयर हमारी जिम्मेदारी। ये कैंपस आपका है। मैं चाहता हूं कि जो कृपा आज आपने की है, ये कृपा सदैव देते रहे। और अगर हमारे योग्य कभी कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो, तो अपना समझ करके हमें आदेश करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके निरंतर सहयोग और कृपा की प्रार्थना करते हुए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। और विनीत जी का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप आईआईटी ग्रेजुएट हैं और एक चिंतनशील व्यक्ति, एक मनीषी, तो हमारे बच्चों का, हमारे स्टाफ का मार्गदर्शन करें सर। और हमारे 4 जर्नल्स हैं, समय अनुसार उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे बच्चों को अनुभव मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। of the University, Dr. Vikram Singh ji, Dr. Sharma, Mr. Mittal, Ms. Shamama, other distinguished faculty members of Noida International University, principals and office bearers of different schools, and staff members and everyone present here. A very good afternoon to all of you, and I will begin with the answer to the question which gentlemen there asked, what is the purpose of this meeting? The purpose of this meeting is to bring the school and the higher education together, because generally we end up thinking that the school education
And within school education, the primary education, then the elementary education, and then the secondary and senior secondary education, these things are separate rather than looking at them as a continuum. All these things are in a continuum because ultimately it's a human being who is progressing on a continuous scale. So unless we think of the ultimate link that exists between all these different sectors, which only for the purpose of governance we have divided. Otherwise, if you see that the human being is same, the child moves ahead, and depending on his age, he goes to a particular segment of the education. So the prime focus of today's meeting is to discuss how do we synergize the different works which different sectors are doing. What are the strengths of the school education sector? What school education sector expects from a higher education sector? And those of you who have been following the education developments, you would have heard about it, that there has been a long-standing demand of higher education coming closer to the school education. We have seen otherwise a complete disconnect. You would find the higher education blaming the school education for children being not very good. Similarly, in the school education, the higher education sector blaming the high school education, the high school education blaming the elementary education blaming the primary education, and the primary education blaming the parents. So this is, and the parents thereafter blaming the teachers. So this is a vicious cycle which is there, and we've got to break this cycle. So therefore we have to work together to understand that it is the child. Ultimately it is the child who is the most important part of anyone's goal. And not that we are not working in that direction. All of us are working in that direction because any university system, any school system would not omit the total development of the child. But what happens many a times, if we don't sit together, we are not able to appreciate somebody else's views. तो जो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उस इकट्ठा होने का एकमात्र मकसद ये है कि हम लोग एक दूसरे के उद्देश्यों को जान सकें और इसको रियलाइज करें कि जो अल्टीमेट उद्देश्य हमारा बच्चे का इम्प्रूवमेंट है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग अलग अलग पर्पस पे काम कर रहे हैं। उससे कि एक तो पैसे की बर्बादी, बच्चे के समय की बर्बादी, और जो बच्चा एक बार किसी सेक्टर से निकल गया वो तो वापस कभी जा नहीं सकता, उसकी बर्बादी। और इस चीज को रियलाइज करना कि पेरेंट्स जो बच्चे हमारे पास में भेजते हैं, स्कूलों में भेजते हैं, वो कितने विश्वास के साथ भेजते हैं। उनका विश्वास है कि जो बच्चा स्कूल में या कॉलेज में जा करके एक अच्छा नागरिक बनेगा, उसके पहले उसको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स इस नौकरी की आशा से भेजते हैं। तो वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप लोगों ने एक मैकेंजी रिपोर्ट करीब 2-3 साल पहले आई थी, उसमें अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो उस रिपोर्ट ने बोला था कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं वो जितने भी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं इंडिया में, उसमें से खाली 25% एम्प्लॉयबल है। उन्होंने जब फाइनेंस ग्रेजुएट्स की बात करी तो 15% बोला एम्प्लॉयबल है, और जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स की बात करी वो बोला 10% एम्प्लॉयबल। तो जो चीज़ इंडस्ट्री मांग रही है जिससे कि बच्चे को एक अच्छा रोजगार मिल सके, अच्छा रोजगार से मेरा मतलब है जहां उसको उसकी जो क्षमता है उसके मुताबिक नौकरी मिल सके और उस नौकरी को वो एंजॉय कर सके, वैसा जैसे मैंने प्रतिशत बताया कि बहुत ही कम है। तो इंडस्ट्री सेक्टर एक अपने तरफ से अलग से चिंतित है कि उसको अच्छे ग्रेजुएट नहीं मिल पा रहे हैं। आप सब लोगों ने भी यहाँ पे कई मैनेजर्स और प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, आप लोगों ने भी जब अपने यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करी होगी तो हमेशा यही प्रॉब्लम आ जाती है कि ठीक आदमी नहीं मिलता, चलिए हम इससे काम चला लें। तो ये काम चलाने वाली जो व्यवस्था है ये अभी तक तो काम कर गई, लेकिन अगर हम ये बात को देखें कि जब 2020 तक भारत एक सबसे बड़ा, सबसे यंग राष्ट्र होने जा रहा है, जब हमारे यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, उस समय ये काम चलाने वाली प्रवृत्ति से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि इसके भी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है इसने जो क्रांति पैदा करी है,
पहले जैसे मैं अगर इलाहाबाद में रहता था, मुझे नहीं पता चलता था दिल्ली में क्या हो रहा है, या इलाहाबाद के बाहर की जो गांव है वहाँ जो लोग रहते थे उनको ये भी नहीं पता चलता था कि इलाहाबाद शहर में क्या हो रहा है। लेकिन आज दूर दराज के कहीं पे भी कोई आदमी हो, मैंने मणिपुर में काम किया पहले, तो मणिपुर के भी जो सबसे दूर दराज का गांव होगा जहाँ पे आज भी अगर रोड नहीं बनी है, लेकिन सूचना क्रांति ने इस इंफॉर्मेशन को कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, या दिल्ली छोड़ दीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सारी बातें सब लोगों को पता है। तो अगर इस तरीके की सूचना की क्रांति हुई है और उसमें अगर सब लोग एक साथ नहीं बढ़ पाए, कुछ लोग आगे बढ़ गए और कुछ लोग पीछे रह गए, तो फिर वो यहाँ पे जिस तरीके की क्रांति होगी उसके लिए उसकी कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल है और उसके लिए हम सभी लोग दोषी होंगे। तो इसके लिए आज का समय है कि हम लोग साथ में बैठ करके ये सोचें कि किस तरीके की शिक्षा हो जो कि बच्चे को एक अच्छा रोजगार दिला सके और उसको एक अच्छा नागरिक बना सके जो कि अपने देश के बारे में सोचता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं सीबीएसई के रिफॉर्म्स की एक बार फिर बात करूं, क्योंकि कई लोग मुझसे आज नए यहाँ पे दिख रहे हैं, आप लोगों ने जरूर फॉलो किया होगा सीबीएसई क्या कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है। जो हम लोगों ने एक पिछले 4 सालों से एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो बोर्ड का होता था क्लास 10th का, उसको हम लोगों ने थोड़ा डी एम्फेसाइज किया, उसका जो महत्व वो हम लोगों ने कम करने की कोशिश करी है। वो महत्व हम लोग कम इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं कि हम लोग एग्जाम को कोई वेटेज देना चाहते हैं या एकेडमिक एक्सीलेंस को हम लोग दरकिनार करना चाहते हैं। वो ये है कि अगर जो पुराना एग्जामिनेशन सिस्टम खाली इस बात के लिए बच्चे को उत्साहित करता था कि वो जैसे जैसे एग्जाम में अच्छा कर ले या पास कर ले, और उसके बाद जैसे अभी वीसी साहब ने बोला कि घंटे भर बाद ही बच्चा भूल गया या 1 महीने बाद भूल गया, और जबकि जो पुराने लोग पढ़ रहे थे तो उनको भूला जाता रहता था या उन्होंने समझा हुआ होता था। तो जो आज एक्सेस एम्फेसिस हमने एग्जाम को दिया हुआ है उसको हटा करके एग्जाम तो एक नजरिया होगा, एग्जाम एक पैमाना होगा ये जांचने के लिए कि बच्चे ने कितना पढ़ा हुआ है, एग्जाम एक प्रोसेस होगा, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो पढ़ाई का कि बच्चे ने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, उसके लिए हम लोगों ने ये एक्सटर्नल एग्जाम को डी-एम्फेसाइज किया है, एक्सटर्नल एग्जाम का जो महत्व है उसको कम करने की कोशिश करी है, और उसके बदले में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके पीछे कंटिन्यूअस करने के पीछे पर्पस यह है कि अगर खाली एक एग्जाम होता था, बच्चा 10th पास कर जाता था या 9th पास कर जाता था, उसके बाद पेरेंट्स को पता चले कि वो किस चीज में अच्छा है या किस चीज में खराब है, तब तक बहुत समय बीत चुका रहता है। तो अगर समय रहते पता चल जाए, 1 महीने बाद 2 महीने बाद पता चल जाए कि मुझे मैथ्स नहीं आती है या मुझे साइंस नहीं आती है या मुझे आर्ट्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो अगर समय रहते मेरे साथ जो मेरे माँ बाप हैं या मेरे शिक्षक हैं, अगर समय रहते वो काम करेंगे, समय रहते सुधार करेंगे, तो हो सकता है कि बच्चा एक अच्छा व्यक्तित्व का बन करके निकले। दूसरी एक और चीज होती थी जो कि खाली एक एग्जाम होने के कारण में कि खाली एकेडमिक एक्टिविटीज का ही वर्चस्व था, कि जो बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा निकल गया तो उसको तो स्कूल ने, मान लीजिए मेरे अगर 80% 90% उस समय आते थे तो मुझे तो लेबल कर दिया स्कूल के अंदर में कि आप सबसे अच्छे हो। और जिस बच्चे के पता नहीं किन्हीं कारणों से हो सकता है बच्चा बहुत अच्छा हो लेकिन घर की कंडीशन ठीक ना हो सकता है बच्चे के शिक्षक अच्छे ना हो, या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर समय जिस समय एग्जाम हुआ हो उस समय कोई दुर्घटना घटित हो गई हो, इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए अगर किसी बच्चे के 60% 70% या 40% नंबर आ गए, उसको हमेशा हमेशा के लिए उस तरीके का लेबल कर दिया जाता था, क्योंकि उस समय जो आकलन होता था वो खाली पढ़ाई लिखाई का होता था और एक एग्जाम के बेसिस पे बच्चे का आकलन हो जाता था। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इसके बाद रिसर्च की बात भी करूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने किसी बच्चे को ये बोल दिया कि आप तो बेटा बेकार हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये मैं गारंटी करके कर सकता हूँ कि वो बच्चा 100% कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आप ही उस बच्चे को ये बोलते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, इस बार अच्छा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जो आप नहीं कर पाए तो बच्चा अच्छा करेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च की बात करूंगा। एक टीचर को 2 तरीके के क्लास दिए गए। एक क्लास में टीचर को बता दिया गया कि ये जो 10 बच्चे हैं ये बहुत अच्छे हैं और बाकी बच्चे बेकार हैं। दूसरे क्लास में टीचर को ऐसा नहीं बताया गया।
तो और उसके बाद टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। नेचुरली जो जिस क्लास में उसको पता था कि ये बच्चे अच्छे हैं तो वो उन्हीं के साथ चलती चली गई। जिस क्लास में उसको नहीं बताया गया कि कौन अच्छा है कौन खराब है, उसने सारे बच्चों के साथ में काम किया। उसके बाद जब इन दोनों क्लास को एक ही टेस्ट दिया गया तो उस टेस्ट में जिस क्लास के बारे में टीचर को कुछ नहीं बताया गया था, वैसी क्लास ने औसतन अच्छा किया जो दूसरे वाली क्लास के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग स्कूल में बच्चों को बहुत जल्दी ही लेवल कर देते हैं। और मैंने अपने साथ में देखा है, आप लोगों ने भी, आप लोग टीचर रहे होंगे, देखा होगा कि कोई अगर बच्चा आखिरी आना शुरू कर देता है, मान लीजिए वो 6 से थोड़ा बहुत हम लोग सीरियस हो जाते हैं उसके बारे में, अगर आप देखेंगे कि कोई बच्चा 5वीं 6वीं में वो अगर 30 बच्चे क्लास में है, 30वां है 29वां है, तो वो बच्चा अगर वो स्कूल 12वीं करता है तो 12वीं से निकलने से पहले वो 30 से तो ऊपर आए, मतलब 30 वाला बच्चा एक नंबर पे आ जाए संभव नहीं होता। उसके बाद लेकिन वहां से बच्चा अगर जा करके कहीं कॉलेज में गया जहाँ पे कोई लेवल नहीं लगा हुआ उसके ऊपर में, जहाँ पे फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला हुआ है, जहाँ पे सब लोग एक तरीके से बराबर के तरीके में है, तो वहां पे फिर एक बच्चे को चेंज करने का मौका मिलता है। उसके जो सेल्फ इमेज है उस समय उसको लगता है कि मुझे यहाँ पे फिर से मौका मिला है, मैं कर सकूं। तो ये जो हम लोगों ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू किया हुआ है, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोग बच्चों को लेबल ना करें। जो बच्चे अगर समय के रहते हुए उनको लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को हम लोग साथ ही साथ उनके ऊपर काम करें। और दूसरी बात है, अगर आज हम 21वीं सदी की बात करें, जो कि काफी बीत भी चुकी है, 21वीं सदी के अंदर में आज के बच्चे जो इवन स्कूल 11th-12th में है या जो यहाँ कॉलेजेस में है, वो बच्चे किस तरीके का उनको जॉब मिलेगा पता नहीं। जॉब मिलने के बाद उस जॉब में वो कंटिन्यूअसली रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं। वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी कि वो चलती रहेगी ये भी नहीं पता। तो जब इतनी चीजें अनसर्टेन है, तो जो सबसे बड़ी स्किल हमको बच्चे को दिलानी है वो ये है कि वो किस तरीके से नई लर्निंग क्विकली कर सके। वीसी साहब ने बोला कि जैसे इन्होंने तुरंत ही पहले पुराना रोल डीजीपी का हुआ करता था सर आपका, आज आपने वीसी के रोल में अपने को ढाल लिया है। वो चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तो जो बच्चे आएंगे उनको एक स्टडी, मुझे नंबर नहीं याद आ रहा, उन्होंने नंबर भी कोट किया हुआ है कि जो आज के डेट में बच्चे जो लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं, कम से कम 50-60 बार अपने लाइफ टाइम के अंदर ही जॉब चेंज कर देंगे, जबकि हमारे जैसे लोग जो एक बार आ गए तो वो फिर निकल के बाहर ही नहीं निकलते। तो अगर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को बच्चे को हैंडल करना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी हो जाती है। लाइफ स्किल मतलब जो जीवन कौशल की शिक्षा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीवन कौशल की शिक्षा में सबसे बड़ी शिक्षा है कि किस तरीके से लोगों के साथ बैठ करके काम किया जा सके। मैं कहीं भी काम करूंगा तो मुझे एक टीम मिलेगी, वो टीम क्या पता मेरी चॉइस की हो, क्या पता मेरी चॉइस की ना भी हो। आज वीसी साहब यहाँ पे हैं तो जो भी टीम यहाँ उसी के साथ ही आपको आगे चलना है। सिमिलरली आप लोग प्रिंसिपल्स हैं, आपके साथ में जो भी टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे टीचर्स को हटा दें। अगर आप हटा भी देंगे तो जो दूसरा सेट आएगा वो जरूरी नहीं है जो कि आपके जैसा ही हो या जैसा आप हर एक आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हो। तो उस समय बहुत जरूरी हो जाता है आपको लोगों के साथ में काम करने की क्षमता रखना। और ये हम लोग को कहने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब आम देखा जाता है तो लोग एक दूसरे के साथ काम करने में बहुत ही चीज़ाते नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं तो स्वयं IIT रहा हूँ, मैंने देखा IIT वालों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि वो किसी दूसरे के साथ अपना तो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन जब वो आएगा कि दूसरे के साथ काम करना वो नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो सब जानते हैं, सबसे अच्छा उनको पता है, एक बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आए हुए हैं, तो जो उन्होंने सोल्यूशन दे दिया वही बेस्ट सोल्यूशन है। तो जो कि आज के ज़माने में नहीं चल सकता, क्योंकि हमको टीम में काम करने की जो एक स्किल है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि जब हम आज की 21वीं सदी की बात करते हैं कि कैसे जो हमने पुरानी बातें सीखी हुई हैं उनको हम अनलर्न करें और कैसे जो नई बातें हैं उनको तुरंत ही सीखें। यह बात भी कहने में फिर बहुत सरल है कि इसमें क्या बड़ी बात है, आप जहाँ पहुँचे वैसे करने लगे, लेकिन जब बच्चा स्कूल पास होकर के कॉलेज में जाता है तब तक ये चीज़ उसके अंदर से खत्म हो चुकी रहती है, कोई नई सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसमें उसको लगता है मैं जैसे तैसे जल्दी से कॉलेज से आगे बढ़ूं और मुझे नौकरी मिल जाए।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज वीसी साहब ने बताया कि जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे काम कर रही है कि ये एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज पे, चाहे वो डिबेट की बात हो, चाहे वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की बात हो, चाहे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात हो, उस पर कर रहे हैं। तो इसको जानकर के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ऐसा ही नहीं कि स्कूल सेक्टर इस बात को सोच रहा है, बल्कि हायर एजुकेशन सेक्टर भी इस चीज को सोच रहा है। इसमें मैं सर एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि अभी सीबीएसई ने विशेषकर 21वीं सदी के जो रिक्वायरमेंट्स उनको ध्यान में रखते हुए कई नए कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए हुए हैं। जैसे पिछले साल हम लोगों ने मास मीडिया स्टडीज का कोर्स शुरू किया था, उसके पहले फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया था। इस बार अभी हम लोगों ने लीगल स्टडीज का शुरू किया हुआ है। इस तरीके से ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर स्टडीज का कोर्स है। उसके बाद थिएटर इन एजुकेशन का कोर्स। तो इस क्योंकि ये नए कोर्सेज हम लोगों को लगता है कि अब क्योंकि बच्चों के अंदर में ये भावना आ गई है कि वो अपना जो पैशन है उसको प्रोफेशन। हम लोगों ने, अगर आपने ये भी देखा होगा कि एक असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को शुरू किया हुआ है। उसके पीछे भी एकमात्र कारण ये है कि जब हम 21वीं सदी की हम स्किल्स की बात करते हैं, आज ये बहुत जरूरी है कि हम और आप एक तरीके से बात कर सकें, और उस बात करने के लिए झिझक का हटना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्योंकि मैं पहले खुद एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने 12th तक JIC में पढ़ा, उसके बाद IIT में गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद एक बहुत बड़ी झिझक रहती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपके अंदर में इतनी हिम्मत नहीं बन पाती कि आप पूछ सको। और ये लगता है कि हम ये पूछ रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं कि बगल वाला हंसना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं है कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो टीचर उसको लेबल कर देगा कि वो बहुत बेवकूफ़ी का क्वेश्चन है। और वो प्रवृत्ति वो खाली एकेडमिक में ही नुकसान ना करके आगे भी, आगे आप गए, आपको किसी ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में, किसी जो आप काम कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कोई चीज़ पूछी, बोली, आपके मन में क्वेश्चन आया, लेकिन क्योंकि जो आपको पुरानी ट्रेनिंग मिली हुई है कि क्वेश्चन आया है तो उसको पूछना नहीं है, क्योंकि क्या पता दूसरा आदमी हंस देगा आपके क्वेश्चन को पूछने में। इसको हटाना बहुत जरूरी है स्कूल और कॉलेज के लेवल पे। अगर हम बात कर रहे हैं एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अपने बलबूते पे खड़ा हो सके, अगर हम बात कर रहे हैं करप्शन फ्री इंडिया की, तो करप्शन मतलब किसी एक एक्ट से या किसी एक चीज से नहीं आएगा, नहीं हटेगा। करप्शन को या और जो जितनी भी तरीके की आज बुराइयां हैं देश में, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए चारों तरफ से जो भी जिस जगह पे है उसको अपने हिसाब से काम करना होगा, और इसके लिए स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे एक और बात मैं कहूँ, जैसे पहले जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो करीब 60 साल 65 साल हुआ करती थी। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत आगे बढ़ गई है, करीब 80 साल के आसपास ये पहुंच गई। तो जो 12 साल की शिक्षा पहली, इससे पहले वो 12 साल की शिक्षा हमारे लिए 60 साल के लिए, 62 साल के लिए सफिशिएंट समझी जाती है। आज भी शिक्षा के साथ उतरे ही हैं 12 साल, उस शिक्षा को 80 या 82 साल के लिए कंप्लीट होना है। तो इसका मतलब जो हम 12 साल में पहले करते आ रहे थे उससे कहीं अधिक करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो बच्चा है, जो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है, अगर 90 साल तक उसको जीवित रहना है तो एक खुशहाल नागरिक की तरह जीवित रह सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो 12-13 साल के, वो तो साल तो नहीं बनते हैं, तो उन सालों को और ज्यादा यूजफुल बनाया जाए। और वो यूजफुल तभी बन सकता है जबकि हम एकेडमिक के साथ साथ बाकी एरियाज का भी ध्यान रखें, जो कि सीबीएसई ने पिछले 3-4 सालों में किया हुआ है, और जो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि NIU भी कर रहा है। और मैं आशा करता हूं कि जो NIU अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ भी शेयर करेगा। और मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक इस तरीके का कल्चर बना दें कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इर्द गिर्द के लोग यहाँ पे आके क्यों नहीं समझ सकते, अगर इस तरीके का समय मिल जाता है। क्योंकि एक चीज़ और मैंने देखी हुई है कि स्पेशली क्योंकि मैं साइंस का रहा हुआ हूँ ग्रेजुएट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो चीज़ें 11वीं 12वीं या 9वीं 10वीं के लेवल पर पढ़ाई जाती हैं, कभी कभी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती है बच्चों को, टीचर को भी। जैसा सर ने बोला कि अगर टीचर ने खुद ही अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो क्या पढ़ाएगा, लेकिन हमको ये टीचर को ये झिझक हटानी होगी। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो नहीं आती। और आजकल की समय में तो
जो बच्चा है वो हमसे, मतलब अगर 100 में से 80 बार ये होगा कि बच्चे को हमसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उसको कैसे अच्छी तरीके से पढ़ाना है, उसमें मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनको अच्छी तरीके से बता सकती है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को किस तरीके से आराम से पढ़ाया जा सकता है स्टूडेंट्स को। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की जो हमारी ये मीटिंग है, इसके बाद एक नया संवाद खुलेगा स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में, ना केवल NIU बल्कि और भी जो यूनिवर्सिटी होंगी सबके साथ में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ शुरू हो जाए कि जो टीचर एक को रिजल्ट छोड़ दे अपनी, अगर टीचर को नहीं आता है, then she should be able to admit that I don't know, at least to herself. If she is not able to admit to anybody else, at least to herself she should be able to admit that I do not know this concept. So therefore there is no harm in my approaching any higher education institution which is nearby my school to find out how to teach that subject. I am sure this will begin, and I request the Vice Chancellor to give the cooperation to all the schools which are there in the nearby areas. In fact, there is no harm, rather it is very good if we can have a network of one university as at the hub, and on the spoke there could be lots of schools associated with this university. If we can think of establishing such hubs across the country, जहाँ पे एक vibrant communication हो between the school and the higher education institution, I am sure it will go a very long way in the development of in this country. With these words, I thank you so much, sir, for calling me here, for giving me this opportunity, and I welcome if there are any questions. I would like to respond to this. Are there could be questions on any other things also, no? And if you want to criticize, you can criticize also. People have such high words to say of you, sir. I'm sure nobody has anything to I say. welcome, because this is a learning. In fact, I have come here to know, because जब मुझे बताया गया कि यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के schools आएंगे, तो I was also very excited, because I thought it will be a first-hand experience of me to know as to how things are happening, what is not working, and then the things which are not working, how they can be made to work. You are welcome, और आप जो भी बोलना चाहें बोलें, अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती बोलिए, अच्छी नहीं लगती। Do you want to mic? We'll give you. I think I will be audible, sir. The thing which you have just touched, sir, CCE, in schools, because it is a very new concept, 3-4 years back you have taken this step, spreading very effectively, but still, in schools which are in remote area, maybe sometimes some other principals may agree with me, in well-developed area also, teaching staff is not coping up with the methodology, with the concept. Very concept is far away from them. So, I know there are certain workshops at your level, but that thing doesn't come to a place like this. So maybe in future, sir, your kind attention may increase its frequency, its scope, and the more we put that thing in practice, teachers are equipped with that, I believe that co-scholastic area and all will be very fast implemented, and then we can, so I don't know, sir, at what level and how, but this may be one of the points which can be put in little more effectively. Thanks, sir. You are right, because we need to really do a lot more teacher empowerment, but we realize that it is impossible for us to do that completely, because India is such a big country, there are large numbers and huge country, it is impossible for us to reach all parts of the country. Therefore, what we have done now, while CBSE is doing its own continuous professional development programs, we are also taking help of a number of private agencies. Of course, not all of them are very good, so my request to all of you is that if you find that some agency has not been doing well, please write to us. Don't hesitate in criticizing any agency if you feel that the agency has not done the work properly, but be very specific as to what was the problem that you found with that agency. On this first issue which you raised, that many schools are not doing it, perhaps I think this is also the perception that I am doing it right, but everybody else is doing it wrong, and that everybody is feeling the same way.
So for us, it is becoming really difficult who that other person is who is not doing it. Because you go anywhere, you will hear the same thing, that the urban area will say rural area will say urban area. It will keep on happening, but we are not able to catch the person, that who that person is. So therefore, we did a small study in our CBSE. What we did, we tried to find out the number and names of the schools who have given CGPA 10 to more than 50% of their students. मतलब उन्होंने 50% से ज़्यादा बच्चों को 10 CGPA दिए हुए ऐसे कितने स्कूल हैं हम लोगों ने निकालने की कोशिश करी। तो जो इस बार का जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से 58 स्कूल हैं, करीब 13,500 स्कूलों में से 58 स्कूल ऐसे निकल करके आए जहाँ पे 50% से ज़्यादा लोगों ने मतलब बच्चों को 10 CGPA मिला हुआ था, जो कि हमारे हिसाब से जो हम लोगों ने अपना असेसमेंट किया था उसके हिसाब से बहुत ही कंट्रोल लिमिट है, कंट्रोल के अंदर में। और ये 50% जो आप लोग जो CBSE के उससे वाकिफ हैं, आपको पता होगा ये 50% जो 58 जो नंबर था, ये नंबर अपग्रेडेशन के बाद था। अगर आप अपग्रेडेशन को हटा दें तो खाली अगर स्कॉलास्टिक पार्ट की बात करें बिना अपग्रेडेशन के, तो वो ऐसे जो स्कूल थे वो खाली 15 थे। तो अब लेकिन हम लोगों ने किया इन 15 स्कूलों को और जो बाकी के जो टोटल मिला करके 58 स्कूल हैं, ये सारे के सारे स्कूल्स को हम लोग यहाँ बुला रहे हैं दिल्ली में और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना अच्छा वो क्या कर रहे थे कि उनके यहाँ पे 50% से ज़्यादा बच्चों के 10 CGPA आ गए। उनको हम बोल रहे हैं आप जस्टिफाई करिए कैसे किया है। अगर जस्टिफाई करते हैं, मान लीजिए, क्या पता, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ है वो दिल्ली में होगी या नोएडा में होगी या कहीं और होगी, हो सकता है कोई गांव का स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहा हो। तो हम लोग एक प्रॉपर ओपन माइंड से उनको बुला रहे हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो वो उसको फिर शेयर करेंगे सारे के सारे स्कूल से, और अगर कोई खराब चीज़ हो रही है तो फिर स्कूल को वॉर्न करके ये उसको जो अगला उसका असेसमेंट होगा उसको प्रॉपरली केयर में रखा जाएगा। थैंक यू। Good afternoon, sir. Sir, it's like a concern through the parents. Like usually they come and ask us. So they said that, ma'am, initially when there was a board of 10th level, so at least the child was little concerned of studying. So because CC has more de-stressed them. I said, yeah, exactly, it is to de-stress them and moreover to have the overall development of a child to consider. Because as you also said, and sir said that just 3 hours paper cannot be the consolidated the parameter for a student to judge whether he is to be promoted or not to be promoted, because any untoward things may restrict him. So I was convincing, I said, see, it's a de-stress. So they were concerned that, ma'am, the problem comes up the child when he appears in 12th board. So now the 12th will be his first board. So I said, no, even CBSE has up to 10th the schools which are not senior secondary. They have to have the board examination. But in case you wish your child to appear, he can appear. Still, CBSE is open for that. So they says, no, ma'am, like if we tell the child, so he is inhabitant. He says, no, because school is going with CC, so okay, why should I go? So concern is they wanted the child should be more like focused for exam. I said, this is what focus, only that you are looking for 3 hours focus. We are looking for the focus throughout the years. That's how we want to convey. But the concern is still because of taken off the boards back. So child has got a little relaxed, and just to board first 12th appearing is a little stressful area. That's what they say. Thank you. Though there are two issues which you have raised. One issue is about the stress level while appearing in class 12th examination for the first time. Number one, and number two is the poor performance. Perception of poor performance in class 12. These are two things which you mentioned. This 2013 was the first year in which the students who had undergone a different assessment system of CC, they appeared for the first time in their class 12th examination. And some of them, as you are aware, some of them were appearing for the first time in the board, and some of them were appearing for the second time because they had already taken this option of board examination in class 10th or not. First of all, the stress part. The number of calls that we received in our call center, they were drastically reduced as compared to the, I can give you the data, I don't remember it, but it was drastically reduced. So it may be the perception of a particular parent, the child might be stressed more while appearing for the first time, but this did not happen, number one. Coming to the performance of such students, we analyzed the performance of the students who were appearing who had appeared in class 10 in the board examination, their performance in class 12 this year, and compared this performance with
the performance of the students who did not appear in class 10 board examination 2 years back. And the students who did not take the board exam, that is basically the students who were appearing in this 2013 in the board examination for the first time, they have done better than the students who were appearing for the second time. So this is again only a perception, and better not only in terms of your pass percentages, better in terms of even the mean percentage, better in terms of the high percentage of students in the higher marks range, and better also in terms of, if I may use that, it's called standard deviation. Basically, better in terms of everybody doing together well, in the sense that the spread of marks in case of students who appeared in the board examination, it was bigger spread, the standard deviation was higher as compared to the standard deviation in case of the students who took the school examination at class 10th level. So it may be just by chance. I am not claiming any huge success as of now, because we have to see what the trend is in this 2014 examination also. But the first year's results were encouraging. That the students who had not taken the board examination, they had done better than the students who